नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बंगा के साथ बैठक की है। जिस क्षेत्र में प्रारंभ से ही सर्वाधिक संभावना थी वह एग्रीकल्चर का फील्ड था और यह देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो वहां पे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी ईस्टर्न पार्ट की तुलना में काफी अच्छी है और इस विषमता को ही दूर करने के लिए यूपी एग्रीज के इस कार्यक्रम में हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक की मदद ली है। इस परियोजना को स्वीकृत करने के लिए मैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का और वर्ल्ड बैंक की पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पर्यावरण से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भी वर्ल्ड बैंक का सहयोग लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है उस विजन के अनुरूप हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़ेंगे। आज इस अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड बैंक जिस एक नए अभियान को दुनिया के कुछ उन देशों में जो विकास की प्रक्रिया में तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें खासतौर पर पोषण मिशन एक महत्वपूर्ण अभियान है और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कुछ अभिनव प्रयास प्रारंभ किए हैं जिसमें THR प्लांट भी उसका एक महत्वपूर्ण कड़ी है और मुझे प्रसन्नता है कि आज आप लखनऊ के एक THR प्लांट का स्वयं निरीक्षण करने भी जा रहे हैं। हम लोगों ने भी हाल ही में यह भी तय किया है कि 6 माह से लेकर के 6 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को उत्तर प्रदेश के अंदर हम सीएम पोषण मिशन के साथ जोड़ेंगे, बिना भेदभाव के जोड़ेंगे। इस नए मिशन को हम आगे बढ़ाने की कार्रवाई को सीएम पोषण मिशन के अंतर्गत इस कार्यक्रम को लेंगे, जिसमें कुपोषित मां के साथ साथ कुपोषित बच्चे के अलावा अन्य सभी स्कूली बच्चों को हम इस योजना के साथ कवर करने वाले हैं। और आपने जो उदाहरण अभी मेरे सामने एग्जाम्पल इंडोनेशिया का दिया है, मैं चाहूंगा कि सचमुच हमारी एक टीम आपके मार्गदर्शन में वहां पर विजिट भी करें, देखें, तो हमें इस मिशन को आगे बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। मुझे प्रसन्नता है कि आज आपकी उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने EI प्रज्ञा के एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया है। EI प्रज्ञा उत्तर प्रदेश के युवाओं को, खासतौर पर 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेंड करने के एक बड़े अभियान का हिस्सा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी जैसे उन्नत जो तकनीकी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में उन्हें प्रशिक्षित करना और उन्हें सर्टिफिकेट की सुविधा उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम के साथ हम इसके साथ जोड़ेंगे। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाएंगे। खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर भारत के, खासतौर पर अगर हम तकनीकी मानचित्र को एक बार अवलोकन करते हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा आज से 1 दशक पहले तक थी कि उत्तर प्रदेश भारत के विकास का एक बैरियर है। आज हम बैरियर नहीं बल्कि भारत के विकास में एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी प्रभावी भूमिका के साथ कार्य कर रहे हैं और इस प्रकार के अभियान
इसको एक नई गति प्रदान करेंगे। यह कार्यक्रम खासतौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, राजस्व, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ विभिन्न हमारे जो विभाग हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, इन सभी के द्वारा ये सभी संचालित होंगे। इसमें हम याई प्रज्ञा कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों के किसानों को भी, छात्र छात्राओं को भी, शिक्षकों को, स्वयं सहायता समूहों को, महिलाओं और प्रधानों के साथ साथ जो हमारे CSCs हैं, इनको भी इसके माध्यम से हम इस पूरे अभियान के साथ उन्हें डिजिटल तकनीक में प्रशिक्षण करने का काम भी करेंगे। इसके साथ ही इसके माध्यम से हम इस पूरे कार्यक्रम में, जिसमें डिजिटल साक्षरता से सशक्त बनाकर बदलते जो तकनीकी परिदृश्य है उसमें उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करने का हमारा लक्ष्य है, ताकि उन्हें रोजगार, कृषि और उद्यमिता के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उनके लिए नए अवसरों को हम यहां पर आगे बढ़ा सकें और उन्हें आज के इस डिजिटल युग की मुख्य धारा के साथ जोड़ने में भी प्रदेश सरकार उसमें उनका सहयोग कर सके। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ में माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, HCL, वाधवानी फाउंडेशन, अमेजॉन, गूगल और INIB जैसे वैश्विक स्तर के संस्थाओं की सहभागिता इस पूरे कार्यक्रम में, याई प्रज्ञा के कार्यक्रम में हमारे साथ में है। इस कार्यक्रम में इससे जुड़े हुए उनके जो अधिकारीगण हैं, गूगल से श्री लोकेश लोहानी, HCL कॉर्पोरेशन से सुश्री कीर्ति करमचंदानी, गोवे से श्री अरुण प्रकाश, वाधवानी फाउंडेशन से सुधीर अग्रवाल और INIB से श्री राहुल मुरजानी इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में इनके इस सकारात्मक योगदान के लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। मुझे बड़ा विश्वास है कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट और उनकी पूरी टीम की उपस्थिति में याई प्रज्ञा का एक कार्यक्रम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के विजन को एक नई गति देने में अपनी भूमिका का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने जा रहा है, इस गति को और तीव्र बनाने में हम निर्णायक भूमिका के साथ आगे बढ़ पाएंगे। मैं एक बार फिर से प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक, वाइस प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक और उनके सभी डायरेक्टर्स का हृदय से उत्तर प्रदेश आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि उनकी विशेषज्ञता का लाभ उत्तर प्रदेश लेकर के सर्वांगीण विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा और अगले 3 वर्ष के अंदर हम उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। तो वहीं थाना दादरी पुलिस की तरफ से लोकल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए BNS के अंतर्गत वांछित अभियुक्त इरफान और अभियुक्त नाजमा को ग्राम कोट रविंद्र का ईंट भट्टा से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मृतक अक्सर नमाज पर गंदी नजर रखता था और यानी कि नाजमा पर वो गंदी नजर रखता था और मौका मिलते ही छेड़खानी करने का प्रयास करता था, जिसके कारणों को वो शराब के नशे में आरोपी की झुग्गी में आया था और वहीं दोनों ने नफीस के साथ मारपीट की और अंगोछे के नफीस का जो है अंगोछे से गला दबा दिया था और जिससे उसकी मौत हो गई। तो वही फर्जी GST इनोवेशन और मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और झारखंड के रांची, जमशेदपुर और कोलकाता समेत कुल 9 जगहों पर ईडी की छापेमारी की गई है। ईडी ने गुरुवार सुबह शिव कुमार देवड़ा, सुमित गुप्ता सहित कई आरोपियों के घरों पर छापा मारा है। इसके साथ ही ईडी का आरोप है कि इन सभी ने करीब 14,000 करोड़ रुपए के फर्जी
माफ कीजिएगा 14,000 करोड़ रुपए का फर्जी जीएसटी और ऑनलाइन बनाकर घोटाला किया है और इन सभी आरोपियों ने 90 से ज्यादा शेल कंपनियों को बनाकर जीएसटी चोरी की है और अब जीएसटी की अलग अलग टीमें इनके ठिकानों पर पहुंचकर तलाशी कर रही है, जहां पर गुरुवार सुबह ईडी के अधिकारियों की टीम अलग अलग शहरों में छापा मारने के लिए पहुंची और ईडी के आरोप इन सभी ने कुल 14,325 करोड़ रुपए के फर्जी जीएसटी इनवॉइस बनाकर 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का गलत तरीके से इनपुट टैक्स जो है वो टैक्स क्रेडिट का दावा किया है। भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच विदेश मंत्रालय ने प्रेस ब्रीफिंग की है। इस दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिस्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहां स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहां देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहां लिखा हुआ है।
Can you see this? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। जय हिंद। On the intervening night of 8th-9th May 2025, Pakistan military carried out multiple violations of Indian airspace along the entire western border with an intent to target military infrastructure. Pakistan military also resorted to firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and line of control, drone intrusions were attempted from Leh to Sar Creek at 36 locations with approximately 300 to 400 drones. Indian Armed Forces brought down a number of these drones using kinetic and non-kinetic means. The possible purpose of these large-scale aerial intrusions were to test the AD systems and gather intelligence. Forensic examination of the drone debris is being undertaken. Preliminary reports suggest them to be of Aziz Guard Songa drone of Turkey. Later in the night, an armed UAV of Pakistan attempted to target Bhatinda military station, which was detected and neutralized. In response to the Pakistani attack, armed drones were launched at 4 air defense sites in Pakistan. One of the drones was able to destroy an AD radar. Pakistan also carried out artillery shelling across the line of control using heavy caliber artillery guns and armed drones at Tangdhar, Uri, Poonch, Mendhar, Rajouri, Akhnur and Udhampur in Jammu and Kashmir area, which resulted in some losses and injuries to Indian Army personnel. Pakistan Army also suffered major losses in Indian retaliatory fire. Additionally, Pakistan's irresponsible behavior again came to fore. Pakistan did not close its civil airspace despite it launching a failed unprovoked drone and missile attack on 7th May at 8:30 hours in the evening. Pakistan is using civil airliners as a shield, knowing fully well that its attack on India would elicit a swift air defense response. This is not safe for the unsuspecting civil airliners, including the international flights which were flying near IB between India and Pakistan. The screenshot we just showed and we shall share with you, it shows the data of the application Flight Radar 24 during a high air defense alert situation in the Punjab sector. As you have seen, the airspace on the Indian side is absolutely devoid of civil air traffic due to our declared closure. However, there are civil airlines flying the air route between Karachi and Lahore. Amongst the other civil aircraft that you can see, we have highlighted an aircraft which is Airbus 320 of Flynas Aviation, which was originated from Dammam at 1750 hours and landed later at Lahore at 2110 hours in the night. Indian Air Force demonstrated considerable restraint in its response, thus ensuring safety of international civil carrier. I have just a few points to share in addition. कल रात की पाकिस्तानी सेना की कायरतापूर्ण गतिविधियों से आपको कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने पहले ही अवगत करा दिया गया है. These provocative and escalatory actions that were taken by Pakistan last night were targeted at Indian cities and civilian infrastructure, in addition to some military targets. The Indian Armed Forces responded proportionately, adequately and responsibly. ये जो हमले हुए कल रात को भारतीय सैन्य इकाइयों ने पर्याप्त रूप से और एक जिम्मेदाराना रुख अपनाते हुए इन हरकतों का उत्तर दिया. What I want to underline is that the official and blatantly farcical denial of these attacks that Pakistan carried out by the Pakistani state machinery is yet another example of their duplicity and the new depths that they are plumbing
in their quest for disinformation. The other point in the same vein is Pakistani claims that they did not target or attack any religious places. You would recall that yesterday I shared with you an incident related to the attack on a Gurdwara in Poonch. Instead of owning up to these attacks, Pakistan made the preposterous and outrageous claim that it was the Indian Armed Forces and the Indian Air Force that was targeting cities like Amritsar and trying to put the blame on Pakistan. This is nothing but a desperate attempt by Pakistan to disown its acts of aggression, but it is also true to type in its effort to deceive and mislead the world. It will not succeed. The Gurdwara in Poonch in particular was attacked by Pakistan, and some local members of the Sikh community, including a Ragi of the Gurdwara, lost their lives in this incident, as I shared yesterday. TV पर आप इस हमले के चित्र देख सकते हैं. In addition, that we would attack our own cities is the kind of deranged fantasy that only the Pakistani state can come up with. Perhaps they do it because they are well versed in such action, as their history would show. The last point I wanted to make this evening is again this disinformation that is coming from Pakistan about India targeting the Nankana Sahib Gurdwara through a drone attack. This is again yet another blatant lie and part of Pakistan's disinformation campaign. As we saw in the Pahalgam attack, Pakistan is again trying desperately to impart a communal hue to the situation with an intention to create discord. Again, we are not surprised. India's steadfast unity in itself is a challenge to Pakistan. Let me stop there. I have time only for a few questions and be happy to try and answer them. First, I call Siddharth. Siddharth, please. Hi, sir. I'm Siddharth from Beyond. So this is Siddharth. Behind, please. The other Siddharth. Yes. Hi, sir. I'm Siddharth from CNN News 18. Sir, I only want to know from you the status of Kartarpur corridor. Is it open? चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही, पर अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का।